वेलकम बैक। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ीशान और आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ का लेक्चर 2। सर लेक्चर 2 क्यों? लेक्चर 1 कहाँ पर है? लेक्चर 1 पहले से अपलोड किया हुआ चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख ले, क्योंकि विदाउट लेक्चर 1 लेक्चर 2 तो सब उस सर के ऊपर से जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा ऑक्सिन। यानी कि लास्ट लेक्चर पे हम लोग प्लांट ग्रोथ का ओवरव्यू लिए थे कि सर ऐसा ऐसा प्लांट हार्मोन करता है, ये नॉर्मल फंक्शंस है और इतने टाइप्स के प्लांट हार्मोन होते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे? एक स्पेसिफिक प्लांट हार्मोन के बारे में बात करेंगे और उसका नाम है ऑक्सिन। यानी ऑक्सिन को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। आइए, ऑक्सिन होता क्या है? द प्लांट हार्मोन कंटेनिंग इंडोल ग्रुप, एक ऐसा प्लांट हार्मोन जो कि इंडोल ग्रुप कंटेन करता है और प्रोड्यूस होता है मोस्टली बाय एपिकल मेरिस्टेम। मोस्टली किसका? एपिकल मेरिस्टेम। एंड कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ शूट्स, और वो क्या करता है? कंट्रोल करता है किसके ग्रोथ को? शूट के ग्रोथ को, रूट के ग्रोथ को एंड अदर ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी कि बेसिकली ऑक्सिन का ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली ऑक्सिन का काम है ग्रोथ करना, है ना। इससे भी ज्यादा काम होता है, आगे पढ़ने वाले हम लोग रूल्स ऑफ ऑक्सिन पे, लेकिन अभी इतना समझ में आ गया है इसे पढ़कर कि जो ऑक्सिन है उसका काम क्या है, क्या काम है? मेनली ग्रोथ में हेल्प करना। सर लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया इंडोल ग्रुप क्या है, तो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है कि व्हाट इज इंडोल। इंडोल है क्या आखिर पे? सर ये इंडोल होता क्या है? देखो बेसिकली इंडोल एक केमिकल होता है, एक केमिकल है, उसी केमिकल को हम लोग क्या कहते हैं? इंडोल कहते हैं। ठीक है, इंडोल क्या है? केमिकल है जिसका केमिकल फॉर्मूला है C8H7N। अब मुझे एक चीज ध्यान से यहाँ पर देखना है। सर एक चीज ध्यान से देखें यहाँ पर कि इंडोल जो केमिकल है उस केमिकल फॉर्मूले में नाइट्रोजन है। यानी कि सर एक चीज मुझे समझ में आ गया है कि इंडोल जो केमिकल है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। सर बार बार ये क्यों रिपीट करेंगे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है? क्योंकि आगे काम आएगा। याद रखना है कि ऑक्सिन जो है वो इंडोल ग्रुप के मिलने से बनता है। यानी कि जब इंडोल केमिकल आपस में जुड़ते हैं, बहुत सारे इंडोल केमिकल आपस में जुड़ते क्या बनता है? ऑक्सिन बनता है। तो यही लिखा है द प्लांट हार्मोन कंटेनिंग इंडोल ग्रुप प्रोड्यूस मोस्टली बाय, सेकंड वाला समझते हैं, प्रोड्यूस मोस्टली बाय एपिकल मेरिस्टम। सर ये मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये एपिकल मेरिस्टम है क्या, मुझे ये बता दीजिए सर ये एपिकल मेरिस्टम है क्या। तो समझाते हैं एपिकल मेरिस्टम क्या होता है। मान लीजिए ये प्लांट है, ठीक है, और यहां से ब्रांच निकल गए, ये ब्रांच है, यहां पर एक सेकंड बनाते हैं, यहां पर कुछ लीव्स लगे हुए हैं और यहां पर भी एक ब्रांच है जिसमें से कुछ लीव्स लगे हुए हैं। तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, ये सबसे ऊपर जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, इसे कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। वहां पर क्या होता है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। सर ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स उन्हें कहते हैं जो कि अभी उनके अंदर सलाहियत है कि वो और ग्रोथ कर पाए, यानी कि और सेल डिवाइड कर पाए और खुद को डिवाइड कर पाए, यानी कि डिवाइड करते बहुत सारा डिवीजन कर पाए, उन सेल को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। तो एपिकल मेरिस्टेम मतलब क्या होता है? एपिकल मतलब जो सबसे टॉप में, यानी कि सबसे टॉप में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पर इसी के लिए लिखा है जो ऑक्सिन है वो प्रोड्यूस होता है एपिकल मेरिस्टेम से, यहाँ पर से एपिकल मेरिस्टेम से, और वो कंट्रोल करता है, मैंने इरेज कर लेता हूँ, गंदा लग रहा है बहुत, जो प्लांट है एपिकल मेरिस्टेम से। आपको आई होप आपको एपिकल मेरिस्टेम समझ में आ गया होगा। प्लांट के सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट को कहते हैं एपिकल, क्या कहते हैं सर? एपिकल कहते हैं। और वहां पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, सर ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या है? वापस रिपीट कर देता हूं, वो सेल्स जो कि सलाहियत रखते हैं फर्दर डिवीजन का, यानी कि वो अभी डिवाइड और कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट में सारा सेल डिवाइड थोड़ी ना करता है। तो वो सेल जो कि फर्दर डिवीजन कर सकते हैं, यानी कि वो अभी यंग है, फर्दर डिवीजन कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो एपिकल मेरिस्टेम मतलब जो सबसे टॉप में मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उन्हें कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, उस लोकेशन को कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। तो वो जो ऑक्सिन होता है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है एपिकल मेरिस्टेम से, और जब वो प्रोड्यूस हो जाता है, यानी जब वो बन जाता है, तो वो कंट्रोल करता है ग्रोथ को शूट में, रूट में और अदर ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी कि प्लांट पे जितना भी ग्रोइंग पार्ट्स, चाहे वो शूट हो, चाहे वो रूट हो, या फिर कुछ और हो, है ना, वो सब के ग्रोथ में कौन हेल्प करता है? ऑक्सिन हेल्प करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इंडोल भी समझ में आ गया, एपिकल मेरिस्टेम भी समझ में आ गया, और वो कंट्रोल करता है ग्रोथ को, वो भी समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे की तरफ जब मूव करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है, ये है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्सिन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हम लोग जानेंगे कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ऑक्सिन का। इसे आप याद कर लीजिए, ये टफ नहीं है, बहुत ईजी है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए कैसे। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन। ऑक्सिन जो है वो प्लांट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है। सर ऐसा क्यों? जब हम लोग आगे फंक्शंस पढ़ेंगे ना, इसके कुछ देर बाद हम लोग जो फंक्शंस पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि प्लांट में ऑक्सिन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
इट इज एसिडिक इन नेचर, ये क्या है, एसिडिक इन नेचर है। अब जो बच्चे फर्स्ट लेक्चर पढ़ चुके हैं उन्हें मालूम है कि जिबरेलिन और साइटोकाइनिन और ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन जो है वो बेसिक इन नेचर है और साइटोकाइनिन को छोड़कर जितना का जितना प्लांट हार्मोन, चाहे वो एब्सिसिक एसिड हो, ऑक्सिन हो, जिबरेलिन हो, वो सारे के सारे बेसिक इन नेचर होते हैं। याद रखना है, साइटोकाइनिन एक्सेप्ट साइटोकाइनिन ऑल प्लांट हार्मोन्स आर एसिडिक इन नेचर, सॉरी बेसिक इन नेचर, नहीं सॉरी एसिडिक इन नेचर, गलत बोल दिया, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। एक्सेप्ट साइटोकाइनिन ऑल प्लांट हार्मोन्स आर एसिडिक इन नेचर। क्लियर? एक चीज याद हो गया सर, प्लांट हार्मोन जो ऑक्सिन है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन। ऑक्सिन जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन है। दूसरा याद कर लीजिए, इट इज एसिडिक इन नेचर। ये तो सर याद भी नहीं करना पड़ेगा, लास्ट लेक्चर पे आप याद करवा दिए थे कि साइटोकाइनिन को छोड़कर बाकी सारे प्लांट हार्मोन जो है वो एसिडिक इन नेचर है। नेक्स्ट क्या था सर, इंडोल एसिडिक एसिड। सर ये क्या है, पहले एक सेकंड इरेज कर लेते हैं ऊपर वाला, ये इसको ना इरेज कर लेते हैं। अब आइए सर, ये क्या इंडोल एसिटिक एसिड, ये समझ नहीं आ रहा है। अभी तो सर पढ़े कि ऑक्सिन पे इंडोल ग्रुप होता है, इसी के लिए इसे कहते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। और सर उसे शॉर्ट फॉर्म पे लिखेंगे तो वो हो जाएगा IAA। क्या हो जाएगा सर, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। नाइट्रोजिनस कंपाउंड, इंडोल एसिटिक एसिड इज नाइट्रोजिनस कंपाउंड। सर नाइट्रोजिनस कंपाउंड क्यों कह रहे हैं, अभी ने लास्ट में दिखलाए थे कि सर जो इंडोल ग्रुप है यानी इंडोल केमिकल ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन से मिलकर बनता है, यानी कि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसी के लिए इसे कह रहे हैं इज नाइट्रोजिनस कंपाउंड, यानी इंडोल एसिटिक एसिड इज नाइट्रोजिनस कंपाउंड। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ, इट कंटेन्स इंडोल केमिकल ग्रुप। फोर्थ क्या बोल रहा है कि ये कंटेन करता है इंडोल केमिकल ग्रुप, यानी इट कौन है सर, ऑक्सिन के बारे में बात चल रहा है। सारा पॉइंट किसके लिए सर, ऑक्सिन के लिए। तो ऑक्सिन जो है वो कंटेन्स करता है इंडोल केमिकल ग्रुप। लास्ट डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं, बार बार इंडोल आ रहा है, आपको पता चल गया कि ऑक्सिन के अंदर इंडोल होता है और इंडोल के अंदर नाइट्रोजन होता है, इसी के लिए उसे नाइट्रोजनस कंपाउंड भी कहते हैं। और ऑक्सिन जो है वो इंडोल केमिकल कंपाउंड से मिलकर बना है। इट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर, फिफ्थ वाला देख रहे हैं, इट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। अब जो ऑक्सिन होता है ना वो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है एपिकल डोमिनेंस के लिए। अभी के लिए मैं ऐसे रोक रहा हूं, अभी मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं रोल पढ़ाऊंगा आपको ऑक्सिन का तो वहां पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि एपिकल डोमिनेंस होता क्या है। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन आता होगा आपके दिमाग में कि फ्रॉम वेयर ऑक्सिन ओरिजिनेट। सर ऑक्सिन ओरिजिनेट कहां पर होता है, सर आप मुझे बताए थे मेरिस्टेमेटिक सेल से होता है, एपिकल मेरिस्टेम डेफिनेशन पे था। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। ऑक्सिन इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स। अब क्या बोल रहा है फर्स्ट लाइन पे, इसको थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, ये ईजी है। देखिए बोल रहा है कि ऑक्सिन जो है ना वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सली प्रेजेंट होता है ऑल प्लांट पे, यानी कि मान लीजिएगा जब आपके पास 100 प्लांट है तो उसमें से 99 प्लांट्स पे ऑक्सिन पाया जाएगा। वही बोल रहे हैं, ऑक्सिन इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स। इट इज ऑल्सो सिंथेसाइज एट द, ये वाला पढ़ रहे हैं, इट इज ऑल्सो सिंथेसाइज एट द ग्रोइंग पार्ट ऑफ हायर प्लांट्स ऑर्गन्स लाइक higher plants organs like apex of stem, young expanding leaf, fruits, flowers, seeds। अब याद रखना है यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लास्ट टाइम बोल के गए थे कि डेफिनेशन पे लिखा था एपिकल मेरिस्टेम, और आपको हम बताए थे मेरिस्टेम यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स वहां पर होंगे, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स यंग सेल्स होते हैं यानी कि जो फर्दर डिवीजन कर पाएंगे, है ना। तब देखिए अब ऑक्सिन वही जनरेट होगा, ऑक्सिन वहीं पर प्रोड्यूस हो पाएगा जहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल होगा, यानी जहां पर यंग सेल्स होंगे। और यंग सेल्स कहां पर होंगे सर, जहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहां कहां होते हैं सर, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं एपेक्स ऑफ स्टेम। एपेक्स मतलब सर ये रहा स्टेम, एपेक्स मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट, इसी को बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ये रहा ब्रांच, ये रहा ब्रांच, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है ना सर, इसी को कहते हैं एपेक्स, टॉप मोस्ट पॉइंट उसी को कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, दो नाम है, ठीक है, एपेक्स ऑफ स्टेम या फिर एपिकल मेरिस्टेम। अब यंग स्पैंडिंग लीफ, देखिए यहाँ पर नाम ही में आ गया यंग, यंग आ गया, यानी कि लीफ में जो सेल्स है वो यंग है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, यानी कि वो फर्दर डिवीजन कर सकते हैं, यानी कि वहां पर ऑक्सिन बनेगा। फ्रूट्स में भी क्योंकि फ्रूट्स में भी सेल्स होते हैं, मान लीजिए फ्रूट जो है वो ग्रो कर रहा है, तो ग्रो कहीं पर भी कुछ चीज ग्रो करेगा, यानी कि सेल वहां पर करेंगे, यानी कि वो फर्दर डिवीजन हो पा रहा है, तो जहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल होगा वहां पर ऑक्सिन प्रोड्यूस होगा। फ्लावर, सीड्स, ये हर जगह पाया जाता है जहां मेरिस्टेमेटिक सेल्स होगा, यानी जहां यंग सेल्स होंगे, और यंग सेल्स करते हैं क्या, ग्रोथ करते हैं, तो वहां पर ये प्रोड्यूस होगा ताकि वो ग्रोथ पे हेल्प कर पाए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। रिमेंबर, एक चीज याद रखना है, एक चीज नहीं दो पॉइंट है, दो चीज याद रख लीजिए। रिमेंबर, ऑक्सिन इज सिंथेसाइज इन द लिविंग प्लांट सेल। ऑक्सिन जो है वो सिंथेसाइज होता है लिविंग प्लांट सेल्स थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप फ्रॉम अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान। सर ऊपर से लगा कुछ समझ नहीं आया, फिर से एक बार बताइए।
ऑक्सीजन इज सिंथेसाइज इन द लिविंग प्लांट, बोल रहा है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हार्मोन जो है, ऑक्सीजन प्लांट हार्मोन जो है वो सिंथेसाइज होता है लिविंग प्लांट पे, लिविंग प्लांट के सेल पे थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। यानी कि सर ऐसा नहीं है कि सेल का मन चाहा एक बार में ऑक्सीजन बन गया, सेल का मन चाहा एक बार में ऑक्सीजन बन गया, नहीं। सबसे पहले क्या होगा कि देखिए सीरीज ऑफ स्टेप्स, यहाँ लिखा है कि एक सीरीज होता है स्टेप्स, यानी कि ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, डी के बाद डी से फिर ऑक्सीजन बनेगा, यानी कि एक स्टेप फॉलो होता है। पहले ए से बी बनेगा, बी से सी बनेगा, सी से डी बनेगा, मैं लिखकर बता देता हूँ आपको। लेकिन सर ये स्टार्ट कहाँ से होता है? सर ये जो बनता है, जो शुरुआत होता है, शुरुआत कहाँ से होता है? यहाँ से लिखा है फ्रॉम अमीनो एसिड, फ्रॉम, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, फ्रॉम अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान। एक सेकेंड यहाँ से अच्छे से बता देते हैं। मान लीजिए कि ये ट्रिप्टोफान है, ट्रिप्टोफान, ठीक है, टीपी लिख देते हैं ट्रिप्टोफान। अब इससे ए बनेगा पहले, फिर ए से बी बनेगा, फिर बी से सी बनेगा, फिर सी से डी बनेगा, सी से डी बनेगा, फिर डी से कहीं जाकर फिर लास्ट में ऑक्सीजन बनेगा। यानी ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्ट नहीं बनने वाला है, ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्ट नहीं बनने वाला है, सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है। और शुरुआत कहाँ से होता है? सर शुरुआत होता है ट्रिप्टोफान से, यही लिखा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर वही लिखा है, ऑक्सीजन सिंथेसाइज इन द लिविंग प्लांट सेल थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑफ अमीनो एसिड। इरेज कर देते, पढ़ने में आराम होगा। ऑक्सीजन इज सिंथेसाइज इन द लिविंग प्लांट सेल थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स फ्रॉम अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान। इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अमीनो एसिड जो बनना शुरुआत होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? ट्रिप्टोफान, एक अमीनो एसिड है जो ट्रिप्टोफान। सर ये अमीनो एसिड क्या होता है अभी मत पढ़िए, क्योंकि अभी पढ़ने जाइएगा तो दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। ये जब क्लास 11 पे आप जाइएगा तो वहाँ पर डिटेल पे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा अमीनो एसिड क्या होता है। बस अभी इतना याद रख लीजिए कि ऑक्सीजन जो होता है वो सीरीज ऑफ स्टेप्स बनता है और उसका शुरुआत होता है एक अमीनो एसिड से जिसका नाम है ट्रिप्टोफान। नेक्स्ट आगे चलते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, तो गंदा गंदा लग रहा है, अब क्लीन हो गए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जो रिमेंबर रखना है, ऑक्सीजन इज जनरली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एपेक्स टू बेस। अब जाहिर सा बात है कि फर्स्ट ही डेफिनेशन पे लिखा था कि वो शूट पे बनता है ना। अब देखिए एपिकल मेरिस्टेम शूट पे है। सर शूट किसे कहते हैं? अभी बताते हैं शूट किसे कहते हैं। ग्राउंड के नीचे जो भी पार्ट होता है प्लांट को उसे कहते हैं रूट। उसे क्या कहते हैं? रूट, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? एक सेकेंड, ग्राउंड के नीचे जो भी पार्ट होता है प्लांट का उसे कहते हैं रूट, और ग्राउंड के ऊपर जो भी पार्ट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो फ्रूट हो, कुछ भी हो, कुछ भी बर्ड हो, जो भी हो, उसे कहते हैं शूट। उसे क्या कहते हैं? शूट। इसका मतलब सर प्लांट, जमीन से ऊपर वाला प्लांट का जो जो हिस्सा है, जो पार्ट है जमीन के ऊपर, जो भी पार्ट है, उन सारे को बोलते हैं शूट, और जो जमीन के नीचे उन्हें कहते हैं रूट। तो सर एक तो मुझे समझ में आ गया बात कि यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है कि ऑक्सीजन इज जनरली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एपेक्स टू बेस। क्या बोल रहा है सर? ऑक्सीजन जो है वो जनरली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एपेक्स टू बेस। एपेक्स मतलब टॉप और बेस मतलब नीचे, यानी कि सर वो क्या करता है? टॉप से नीचे की तरफ आता है, क्योंकि सर यंग लीफ भी ऊपर ही है। बोल रहे हैं ना कि कहाँ पर बनता है, ऊपर तो पढ़ चुके हैं हम लोग। यंग लीफ में बनता है, फिर यंग लीफ पे बनता है, फ्रूट्स पे बनता है, सीड्स पे बनता है, और एपेक्स ऑफ स्टेम यानी कि एपिकल मेरिस्टेम पे भी बनता है। तो सारा का सारा ऊपर है ना, तो सर नीचे रूट भी तो ग्रोथ होना चाहिए ना, तो कैसे होगा? तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है ताकि नीचे भी ऑक्सीजन है और नीचे भी ग्रोथ हो पाए, खाली ऊपर ग्रोथ थोड़ी ना करना है। तो इसी के लिए लिखा है ऑक्सीजन इज जनरली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एपेक्स टू बेस। सर बेस टू एपेक्स क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बेस पे बनी रहनी है ना, तो एपेक्स पे कैसे जाएगा? एपेक्स पे बन रहा है तो बेस पे आएगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ये बीच में फंस गया, आते हैं यहाँ, ये रहा। आइए अब पढ़ने वाले हम लोग टाइप ऑफ ऑक्सीजन। सर टाइप्स भी होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। एक होता है ऑक्सीजन ए, एक होता है ऑक्सीजन ए, दूसरा होता है ऑक्सीजन बी, और तीसरा होता है हेट्रो ऑक्सीजन। हेट्रो ऑक्सीजन थोड़ा छोटा सा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जूम कर लेते हैं। एक होता है हेट्रो ऑक्सीजन, ठीक है। एक होता है ऑक्सीजन ए, दूसरा ऑक्सीजन बी, और तीसरा हेट्रो ऑक्सीजन। सर लेकिन आप तो मुझे बताए थे स्टार्टिंग पे कि जो ऑक्सीजन होते हैं वो इंडोल केमिकल कंपाउंड होते हैं उनके पास, इंडोल होते हैं, यानी कि वो उनके पास इंडोल केमिकल कंपाउंड होते हैं। लेकिन सर यहाँ पर ऑक्सीजन ए पे तो कुछ नहीं लिखा है कि इंडोल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हेट्रो ऑक्सीजन पे लिखा है कि इसमें इंडोल एसिटिक एसिड है, यानी इंडोल कंपाउंड है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जो ऑक्सीजन है वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन होते हैं और जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो होते हैं यही वाला हेट्रो ऑक्सीजन। इसी के लिए जो डेफिनेशन होता है ऑक्सीजन का, उसमें डायरेक्ट हेट्रो ऑक्सीजन के बारे में ही बताया जाता है, ऑक्सीजन ए ऑक्सीजन बी के बारे में बात ही नहीं किया जाता। इसी के लिए जो डेफिनेशन था उसमें इंडोल लिखा हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया ना? क्योंकि यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखे, मैं और जूम करता हूँ। कॉमनेस्ट ऑक्सीजन इन मोस्ट प्लांट, इन मोस्ट ऑफ द प्लांट। क्या बोल रहा है कि सबसे कॉमन ऑक्सीजन है, सबसे ज्यादा पाया जाता है प्लांट्स पे। कौन सा ऑक्सीजन? हेट्रो ऑक्सीजन। लेकिन पढ़ना तो सारा है ना, ये पढ़ लेते एक करके। इरेज करते हैं इसको,
ये रहा सर। ऑक्सिन ए का दूसरा नाम है ऑक्सिनोट्रायोलिक एसिड, याद कर लेना, ऑक्सिनोट्रायोलिक एसिड। ऑक्सिन ए का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिनोट्रायोलिक एसिड। सर ऑक्सिन बी का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिन बी का दूसरा नाम है क्या नाम है, फिर से एक बार जूम करके देख लेते हैं, ऑक्सिनोलोनिक एसिड, ऑक्सिनोलोनिक एसिड। ठीक है सर, ऑक्सिन ए का नाम था ऑक्सिनोट्रायोलिक एसिड, ऑक्सिन बी का नाम था ऑक्सिनोलोनिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पार्ट है जो हम लोगों को देखना है। ठीक है, एक तो देखना है हम लोगों को तीनों का केमिकल कंस्टिट्यूएंट, और दूसरा देखना है केमिकल फॉर्मूला। सर केमिकल कंस्टिट्यूएंट मतलब केमिकल किससे मिलकर बना है? जैसे कि इंडोल जो था वो नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना था, और हाइड्रोजन से। सर आपको कैसे पता? अभी पता है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ, आपको भी पता चल जाएगा। तो वैसे ही एक केमिकल किससे मिलकर बनता है उसे वो कहते हैं कंस्टिट्यूएंट। क्या कहते हैं? कंस्टिट्यूएंट। यानी कि हम जानने वाले हैं कि ऑक्सिजन ए जो है उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है। सर वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। यानी कि ऑक्सिजन ए में नाइट्रोजन नहीं है, क्योंकि इंडोल ही नहीं है ना, तो नाइट्रोजन कहां से आएगा? सर ऑक्सिजन बी है, ऑक्सिजन बी पे क्या है सर? उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन नहीं है, क्योंकि सर इसमें इंडोल है ही नहीं, क्योंकि इंडोल के अंदर ही नाइट्रोजन होता है, तो इसमें नाइट्रोजन आएगा कहां से? इसका मतलब इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसका मतलब सर ऑक्सिजन ए और ऑक्सिजन बी का केमिकल कंस्टिट्यूएंट सेम होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। नेक्स्ट बात करते हैं हेटेरोऑक्सिजन। हेटेरोऑक्सिजन के बारे में जब बात करेंगे तो इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो होगा, लेकिन साथ ही साथ सर इस बार तो नाइट्रोजन भी आ गया, क्योंकि इसके पास इंडोल है। क्या है सर? इंडोल ग्रुप है। अब बात करते हैं तीनों का केमिकल फॉर्मूला के बारे में। ये उतना कुछ खास नहीं है, ये बस रेफरेंस के लिए बस देख लीजिए। अच्छा, टाइप ऑफ ऑक्सीजन जो बात करेंगे तो टाइप ऑफ ऑक्सीजन पे सबसे पहले ऑक्सीजन ए का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है C18H32O5, और जो ऑक्सीजन बी का फॉर्मूला है वो है C18H30O4, और जो ऑक्सीजन सी का फॉर्मूला है वो C10H9O2 और N। ठीक है, ये कुछ काम का नहीं है, बस ऐसे देख लीजिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। A small underdevelopment shoot or a flower that can grow into a leaf। क्या पढ़ रहे सर? ये है बर्ड का डेफिनेशन। बर्ड नहीं, खाने वाला बर्ड नहीं, बर्ड जो प्लांट पे होते हैं। बर्ड किसे कहते हैं? अच्छा वो वाला पढ़े थे ना, जूम करके लिख के दिखाते हैं। ये हो गया जूम, ये रहा वो वाला वर्ड पढ़ते स्टार्टिंग में जो मैंने एक्सप्लेन किया था, एपिकल बर्ड, एपिकल बर्ड, एपिकल लिखा नहीं रहा, रुकिए एक सेकेंड, चल जाओ, एपिकल बर्ड। तो सर ये बर्ड का मतलब क्या था? वहाँ पर तो एपिकल मेरिस्टेम था। बर्ड क्या होता है सर? बर्ड भी बहुत ईजी है, वही है अ स्मॉल अंडर डेवलपमेंट शूट। एक शूट का एक ऐसा हिस्सा जहाँ जो अंडर डेवलपमेंट, यानी कि वहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है। और डेवलपमेंट कहाँ पर होता है? जहाँ पर कुछ बाकी होगा ना, यानी कि वहाँ पर प्लांट में डेवलपमेंट कहाँ पर होगा? जहाँ पर यंग सेल्स होंगे, और यंग सेल्स को क्या कहते हैं? जो कि फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मैंने आपको पहले ही समझा चुका है, तो मुझे नहीं लगता ये बताना पड़ेगा। दैट कैन ग्रो इनटू अ लीफ। एपिकल बर्ड किसे कहते हैं सर? अभी बता चुके, जो एपिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा। बर्ड दैट प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड इज कॉल्ड एपिकल बर्ड। ठीक है, और सर ये बताइए मुझे एक्सियल बर्ड क्या होगा? एक्सियल मतलब ये इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा। ठीक है, एक्सियल बर्ड क्या होता है? बर्ड्स दैट लोकेटेड इन द एक्सियल, पहले इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ पर से, अब बताते हैं। बर्ड्स दैट लोकेटेड इन द एक्सियल ऑफ लीफ इज कॉल्ड एक्सियल बर्ड। सर ये तो मुझे समझ में आ गया, कि एक्सियल ऑफ लीफ पे जो बर्ड प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? एक्सियल बर्ड। लेकिन सर एक्सियल ऑफ लीफ क्या है? यहाँ पर जो लिखा है सर एक्सियल ऑफ लीफ, ये क्या है? मैंने यहाँ पर देखिए डायग्राम पे बताया, क्योंकि मुझे पता था बच्चे को कन्फ्यूजन होगा। जो लीफ के बीच में ये वाला पोर्शन होता है ना, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो सेम हो जाएगा। मैं इसको क्या करता हूँ, ये कलर कर लेता हूँ। जो ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, लीफ और मेन स्टेम के बीच में जो एंगल बना हुआ है ना, एंगल बना हुआ है ना, ये वाला पोर्शन, ये जो बीच में जगह है लीफ, और देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, उसे कहते हैं एक्सियल ऑफ लीफ। तो इसी जगह पे जो बर्ड प्रेजेंट होगा, यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होंगे जो फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, इसी जगह जो बर्ड प्रेजेंट होगा, मैंने देखिए डार्क करके बताया, इसी जगह जो बर्ड प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे क्या? उसे क्या कहेंगे? एक्सियल। एक्सियल मतलब लीफ के एक्सियल पे, एक्सियल ऑफ लीफ पे जो बर्ड्स होंगे, स्टेम और लीफ के बीच में जो एक्सियल पे होंगे, यहाँ पर उसे कहेंगे क्या? एक्सियल बर्ड। और जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होंगे उसे कहेंगे एपिकल बर्ड। ठीक है, समझ में आ गया? बर्ड क्या होता है ना, वो फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल अंडर डेवलपमेंट शूट। ठीक है, शूट और फ्लावर दैट कैन ग्रो इनटू अ लीफ। बर्ड उसे कहते हैं जो कि अंडर डेवलपमेंट शूट है, यानी कि वो फ्यूचर में फ्लावर भी बन सकते हैं और ग्रो करके, या फिर लीफ भी बन सकते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो वो वहाँ से लीफ निकल जाएंगे, या फिर ब्रांच निकल जाएगा, या फिर फ्लावर बन जाएगा, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
देखिए यहाँ पर हम दिखाया आपको टर्मिनल बर्ड रियल लाइफ में। देखिए पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि मुझे पढ़ाने में आराम हो। ठीक है, ये कर लेते हैं, वापस से चेंज है। ये देखिए, ये देखा आपको टर्मिनल बर्ड टॉप मोस्ट पॉइंट पे और ये लैटरल बर्ड। ध्यान से देखिए लीफ एक्सल के बीच में ना, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, लैटरल बर्ड। मुझे लग रहा है ना कि आपको कन्फ्यूजन होगा बर्ड पे। मैं एक काम करता हूँ, फिर से बता देता हूँ बर्ड क्या होता है, फिर से देख लेते हैं एक बार, आइए। क्योंकि बर्ड समझ में आ जाएगा तो एक्सल बर्ड भी समझ में आ गया, एपिकल बर्ड भी समझ में आ जाएगा। अ स्मॉल अंडर डेवलपमेंट शूट, शूट किसे कहते हैं मैं आपको बता चुका था, जो ग्राउंड के ऊपर प्लांट के पार्ट होते हैं उसे कहते हैं शूट। एक स्मॉल सा अंडर डेवलपमेंट शूट जो है, शूट हो सकता है या फ्लावर हो सकता है, दैट कैन ग्रो इनटू अ लीफ, जो कि फ्यूचर पे क्या हो सकता है, लीफ बन सकता है। ठीक है, एक ऐसा अंडर डेवलपमेंट शूट या फिर लीफ जो कि फ्यूचर पे फ्लावर बन सकता है। सॉरी, फ्लावर बोलना था ना, उल्टा बोल दिए। एक ऐसा अंडर डेवलपमेंट शूट या फिर फ्लावर जो कि फ्यूचर पे लीफ बन सकता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। अब बर्ड समझ में आ गया तो इसका मतलब एपिकल बर्ड भी समझ में आ गया होगा, और इसका मतलब एक्सल बर्ड भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि बर्ड 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 सेम है, बस पोजीशन अलग है, एक एक्सल पे एक एपिकल पे, और दोनों पोजीशन मैं आपको समझा चुका हूँ। इसको क्लीन कर देता हूँ, हो गया। नेक्स्ट, ये भी हो गया। अब आते हैं रोल। अब जल्दी से करते हैं रोल, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं तो हो जाएगा। रोल हम समझाते हैं। एपिकल डोमिनेंस किसे कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक लीफ रखा था, मैंने काम करता खुद से बना लेता हूँ। रोल ऑफ ऑक्सीजन में पहला जो रोल है उसी को हम लोग समझने जा रहे हैं अभी, और वो है एपिकल डोमिनेंस। वो क्या है, एपिकल डोमिनेंस। सर एपिकल मतलब आप मुझे बता चुके थे, एपिकल मतलब होता है टॉप मोस्ट पॉइंट। अब मैं फिर से एक प्लांट ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लीजिए एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है जिसमें ये ब्रांच निकला हुआ है, ठीक है, और ये ब्रांच निकला हुआ है, और ये यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम है। यहाँ पर क्या, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पर है। AM मतलब एपिकल मेरिस्टेम। सर यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होगा, हाँ बिल्कुल ज़्यादा होगा। तो सर इसका मतलब ये क्या करता है ना कि सारा का सारा ग्रोथ यहीं पर करवाते हैं, यानी कि इन फ्यूचर प्लांट जो है वो ऐसे ऊपर ग्रो करता जाएगा, ऐसे और ग्रो करता जाएगा, ऐसे ऐसे ग्रो करता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, क्योंकि यहीं पर प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन इसे बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस, यानी टॉप मोस्ट पोजीशन पे डोमिनेंट है ना। डोमिनेंट और जैसे डोमिनेंट मतलब जिसका दबदबा ज्यादा है, डोमिनेंट उसे कहते हैं जिसका दबदबा ज्यादा है। तो एपिकल डोमिनेंस हो गया, यानी कि एपिकल जो है वो ग्रो करता जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है ना, और यहाँ तक तो ऑक्सीजन उतना आ ही नहीं पा रहा है, तो इसका वजह से ये इतना ही कैसे नहीं रह जाता, स्लो 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 स्लो। जो लैटरल ग्रोथ है ना, यानी कि है ना लैटरल, एपिकल ग्रोथ, एपिकल बोल रहे हैं यार, एक्सल ग्रोथ, जो एक्सल ग्रोथ, जो लैटरल ग्रोथ हो रहा है वो स्लो स्लो हो जाता है, यानी कि वो मजबूर कर देता है, सारा ऑक्सीजन यहीं आ जाता है और वो ऐसे धड़ल्ले से ऊपर की तरफ, टॉप मोस्ट पॉइंट की तरफ ऐसा ग्रो करना शुरू कर देता है। तो इसी को कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। देखिए यहाँ पर लिखा है, इट इज़ द फिनोमिना, पहले जूम आउट कर लेते हैं। इट इज़ द फिनोमिना बाय मीन्स ऑफ विच द ग्रोथ ऑफ एपिकल बर्ड इनहिबिट्स द डेवलपमेंट ऑफ लैटरल बर्ड्स। यानी कि एक फिनोमिना है जिसमें क्या करते हैं कि एपिकल बर्ड जो है वो इनहिबिट कर देते हैं लैटरल बर्ड को, लैटरल बर्ड के ग्रो को। क्यों कर देते हैं सर, क्यों कर देते हैं? क्योंकि एपिकल बर्ड के पास ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, एपिकल बर्ड के पास ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, इसी के लिए। और ऑक्सीजन यही करता है कि मैं ग्रो करूँगा, ठीक है, यानी कि मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे हूँ तो मैं ग्रो करूँगा, मैं तुम लोग को ग्रो करने नहीं दूंगा। ये ज़्यादा ग्रो करता है, यानी कि डोमिनेट हो जाता है। The phenomena by means of which the growth of apical bird inhibits the development of lateral birds when the apical birds remove, यानी कि जब हम इसको क्या करेंगे, जूम करते हैं, यानी कि मेरा दिमाग खराब हुआ, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैं क्या कर दिया, इसको काट देता हूँ। अब क्या होगा, एपिकल बर्ड गया, हाँ सर गया, एपिकल बर्ड चला गया। अब क्या होगा, अब यहाँ का ग्रोथ बढ़ जाएगा, धड़ल्ले से ग्रो करने लग जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन वर्क करना, क्योंकि यहाँ पर भी बर्ड है ना, अब यहाँ का ऑक्सीजन काम करना शुरू कर जाएगा, यानी कि अब ध्यान हट जाएगा टॉप मोस्ट से, अब लैटरल पे ध्यान आ जाएगा, क्योंकि एपिकल तो गया, यानी कि एपिकल डोमिनेंस गया। तो जैसे ही एपिकल डोमिनेंस जाएगा तो वहाँ पर से क्या होगा, लैटरल ग्रोथ बढ़ जाएगा। यहाँ पर लिखा है व्हेन द एपिकल बर्ड रिमूव देन इट स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ लैटरल बर्ड्स। नेक्स्ट बात करते हैं सेल डिवीजन। सर सेल डिवीजन पे भी ऑक्सीजन हेल्प करता है, हाँ बिल्कुल करता है, क्योंकि विदाउट सेल डिवीजन प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा। प्लांट का कोई भी चीज़ ग्रोथ नहीं कर पाएगा, लिविंग थिंग क्या विदाउट सेल डिवीजन ग्रो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ऑक्सीजन इरेज कर लेते हैं, यहाँ रहा। ऑक्सीजन टेक्स पार्ट इन न्यूक्लियर डिवीजन एंड देयर बाय इंक्रीज रेट ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, मान लीजिए ये सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको डिवाइड करने में मदद करता है। ऑक्सीजन बोलता है कि फटाक से डिवीजन हो जाओ, सेल के अंदर को बोलता है कि दो बन जाओ न्यूक्लियस, जल्दी 2 न्यूक्लियस बन जाओ। तो क्या होता है, अब जब 2 न्यूक्लियस बन गया तो जो साइटोप्लाज्म है उसको भी डिवाइड होना पड़ेगा ना,
क्योंकि एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस थोड़ी ना होगा, तो अब क्या करता है, मजबूरन 2 सेल बन जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस जो है उसको क्या बोला, ऑक्सीजन आकर बोला भाई जल्दी डिवाइड करो, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन टेक पार्ट्स इन न्यूक्लियर डिवीजन एंड देयर बाय इंक्रीज द रेट ऑफ सेल डिवीजन। जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन पे वो पार्ट लेता है, यानी न्यूक्लियर डिवीजन को बढ़ा रहा है, जल्दी जल्दी न्यूक्लियर डिवाइड कर रहा है, तो जब न्यूक्लियर डिवाइड होगा, जब एक सेल में 1 से 2 बन जाएगा, 1 से 2 बन जाएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि ये देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस तो नहीं होगा, मजबूरन क्या होता है, मजबूरन ये होगा कि सेल को बीच से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसी कारण से सेल 2 यानी सेल डिवीजन इंक्रीज हो जाता है, यानी कि रेट ऑफ सेल डिवीजन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और उसके वजह से इंक्रीज हो जाता है सेल नंबर। अब रेट ऑफ सेल डिवीजन बढ़ गया यानी कि सेल डिवाइड ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब सेल का नंबर भी बढ़ जाएगा, और उससे साइंटिफिक टर्म पे कहते हैं रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन सेल नंबर को क्या कहते हैं, साइंटिफिक टर्म पे। एकदम घबरा नहीं सर, ये क्या है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो रेट ऑफ सेल डिवीजन इंक्रीज हुआ है ना, उसके वजह से सेल का नंबर इंक्रीज हो गया, तो जब भी सेल का नंबर बढ़ता है तो उसे साइंटिफिक टर्म पे कहते हैं हाइपरप्लेसिया। क्या कहते हैं, हाइपरप्लेसिया, ठीक है। यहाँ पर काम हो गया, इरेज कर देते सारा का सारा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे आते हैं नेक्स्ट फंक्शन देखने के लिए, फंक्शन नंबर 3। फंक्शन नंबर 3 क्या है सर, सेल इलॉन्गेशन एंड इलार्जमेंट क्या था, सेल इलॉन्गेशन एंड इनलार्जमेंट क्या था, सेल इलॉन्गेशन एंड इनलार्जमेंट। सर इलॉन्गेशन मतलब लंबा होना है, इलॉन्गेशन मतलब लंबा है, सेल जो है वो लंबा हो रहा है, यानी कि सेल पहले सर ऐसा था तो इसका मतलब सर वो थोड़ा सा ऐसा हो गया। और इनलार्जमेंट मतलब सर बड़ा हो रहा है, यानी कि सर ऐसे होने के साथ साथ, मैं फिर से एक बार बनाता हूँ सर, ऐसे होने के साथ साथ वो बड़ा भी हो रहा है, यानी कि सेल इलॉन्गेशन एंड इनलार्जमेंट, ठीक है। इरेज कर देता हूँ जल्दी, ठीक है। समझ में आ गया आपको मीनिंग। ऑक्सीजन जो है हेल्प करता है इंक्रीज करने में द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ द सेल। ऑक्सीजन हेल्प करता है किसी सेल का, एक तो वो हेल्प कर रहा था किसमें, सेल रेट ऑफ सेल डिवीजन को इंक्रीज करने में। कैसे कर रहा था सर, वो न्यूक्लियस को डिवाइड कर दिया था, मजबूरी में सेल भी डिवाइड होना पड़ रहा था। अब यहाँ पर क्या कर रहा है सेल के अंदर, सर वो सेल के साइज को और वॉल्यूम को इंक्रीज कर दे रहा है। अभी मैंने डायग्राम बनाकर दिखाया था, सर वो सेल के साइज और वॉल्यूम को इंक्रीज कर दे रहा है, और उसे साइंटिफिक टर्म पे कहते हैं हाइपरट्रॉफी। क्या कहते हैं, हाइपरट्रॉफी। जब भी सेल का साइज और वॉल्यूम इंक्रीज, यानी कि फूला फूला दिखे, है ना, बड़ा सा हो जाए, इनलार्जमेंट और फूल जाए, सेल का साइज और वॉल्यूम जब इंक्रीज हो जाता है तो उसे कहते हैं हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट चौथा ग्रोथ क्या था, रूट ग्रोथ। चौथा ग्रोथ क्या करता है सर प्लांट रूट का ग्रोथ भी करता है, हाँ बिल्कुल करता है। आइए, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल सीडलिंग, मान लीजिए कि, अच्छा ये ना अभी नहीं पढ़ते, रुकिए, इसको ना अभी नहीं पढ़ता, मैं क्या काम करता हूँ उसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि मैं आपको उसको समझा पाऊँ। पहले ये समझिए, फिर ये आपको, नहीं तो फिर रीड करने में कुछ समझ नहीं आएगा। मान लीजिए कि एक सीड है, ठीक है, ये एक सीड है, इस सीड में से कलर चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए ये कलर ले लिए, इस सीड में से थोड़ा बहुत मोटा नहीं हो गया, ये ले लेते हैं ब्राउन कलर, ठीक है। आइए, मान लीजिए सीड में से हॉरिजॉन्टल सीडलिंग है, ये वाला जो है पार्ट, ये फ्यूचर पे शूट बनाएगा, क्या बनाएगा सर, शूट बनाएगा, और ये वाला पार्ट जो है ये फ्यूचर पे रूट बनाएगा, ये फ्यूचर पे रूट बनाएगा, ठीक है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल है, सर वर्टिकल इसे कहते हैं खड़ा, इसे कहते हैं वर्टिकल, और ऐसे सोए हुए को कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो देखिए सर ये जो सीडलिंग है, यानी कि जो सीड से जो पार्ट निकल है, जस्ट निकलना शुरू हुआ, उसे कहते हैं सीडलिंग, ठीक है। प्लांट का पार्ट, यानी कि शूट और रूट का जो फ्यूचर में जो रूट और शूट बनेगा जब वो सीड से निकलता है तो उसे कहते हैं सीडलिंग। तो सर ये देखिए हॉरिजॉन्टल सीडलिंग है, हाँ सर ये हॉरिजॉन्टल सीडलिंग है, समझ में आ गया सर मुझे, ये हॉरिजॉन्टल सीडलिंग है, ठीक है। तो इसको एक सेकंड हटा देते हैं, इसको ना थोड़ा साफ से लिखते हैं। सर ये तो मुझे समझ में आ गया कि ये फ्यूचर में जाकर क्या बनाएगा सर, ये शूट बनाएगा, और ये फ्यूचर पे जाकर क्या बनाएगा सर, ये रूट बनाएगा। अब इसको डायग्राम से समझते हैं, सरक जाओ, ये मैं कहाँ आ गया, एक सेकेंड, एक मैंने डायग्राम लाया था आपके लिए, वो मुझे नहीं दिख रहा है, कहाँ गया डायग्राम, जा, विदाउट डायग्राम कैसे मैं समझाऊं, कैसे, एक काम करते समझा देते, रुकिए, यहाँ पर थे ना, हाथ की कलाकार दिखाना पड़ेगा यहाँ, ये थोड़ा सा डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए फ्यूचर पे क्या बनाना था, शूट बनाने वाला था,
और ये फ्यूचर पे रूट बनाने वाला था। अब क्या होता है ना कि जहाँ पर जो पार्ट में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, यानी कि शूट में अगर जो ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो शूट का ग्रोथ अच्छा होगा, अगर जो रूट पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, ध्यान से सुनना है, रूट पे अगर से ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो वहाँ पर रूट का ग्रोथ कम हो जाएगा। उल्टा होता है, शूट पे अगर जो ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो जो ग्रोथ होगा शूट का वो बहुत स्पीड से होगा, लेकिन रूट पे उल्टा होता है, रूट पे अगर जो ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया तो रूट का ग्रोथ कम हो जाएगा, रूट का ग्रोथ कम हो जाएगा। अब तो होता यहीं पर है। अब क्या होता है ना, ग्रेविटी की वजह से इस वाले पोजीशन पे, नीचे वाले पोजीशन पे मैं एक काम करता हूँ, ऑक्सीजन का कलर चेंज करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ऑक्सीजन जो है वो इस कलर पे, तो नीचे वाले पोजीशन पे क्या होता है ना, ऑक्सीजन ज़्यादा जमा होगा, ग्रेविटी की वजह से ऑक्सीजन नीचे वाले पोजीशन पे ज़्यादा आ जाता है। दोनों तरफ होता है ये, इस तरफ भी वही होता है। अब क्या हो रहा है, ये तो शूट है, ये वाला हिस्सा क्या है, शूट है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसका मतलब ये ग्रो करना चाहेगा स्पीड पे, लेकिन ऊपर वाले हिस्से में तो ऑक्सीजन कम है ना, ये वाला हिस्सा चेंज करके दिखाते हैं, चेंज करके ब्राउन कलर कहाँ गए हो, ये रहो, जो ऊपर वाला हिस्सा है सर, इस वाले पे तो ऑक्सीजन कम है अभी। हाँ, तो क्या होगा सर, ये तो नीचे वाला जो है वो ग्रो करना चाहेगा ऐसे, नीचे वाला जो है वो सीधा ऐसे ग्रो करना चाहेगा स्पीड पे, लेकिन ऊपर वाला तो ग्रो नहीं हो पा रहा है स्पीड पे। जितना स्पीड से नीचे वाला ग्रो हो रहा है उतना स्पीड से क्या ऊपर वाला ग्रो पा रहा है? नहीं सर, नहीं हो पा रहा है। तो मजबूरन क्या होगा, ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा और ये ज़मीन के, मान लीजिए ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर जाएगा, फिर शूट बन जाएगा। अब देखिए कितना ब्यूटीफुल है, देखिए कितना अच्छा सही होगा ग्रेविटी की वजह से। अब यहाँ पर देखिए, अब रूट पे क्या था, जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा वहाँ पर ग्रोथ कम। अब यहाँ पर क्या होगा ना कि ऊपर वाला स्पीड में भागना चाहेगा सीधा, लेकिन सीधा भागना चाहेगा ऐसे ग्रोथ होकर, लेकिन नीचे वाला तो, ये जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर तो ग्रोथ कम हो रहा है, तो ये क्या करेगा, मजबूरन इसको यहाँ नीचे की तरफ मुड़ना पड़ेगा और ये स्लो ग्रो होता जाएगा और यहाँ से रूट बन जाएगा, यानी कि वो ज़मीन के नीचे रह जाएगा और ये ज़मीन के ऊपर चला जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगरचे शूट में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, शूट में जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होगा, रूट में जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा वहाँ पर ग्रोथ कम होगा। इसी मैकेनिज्म को फॉलो करके रूट और शूट बनता है, यानी कि शूट वो ज़मीन के ऊपर चला जाता है और रूट ज़मीन के नीचे चला जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो दोनों ज़मीन के नीचे ऐसे ग्रो करते हैं, ऐसे स्ट्रेट ऐसे करके। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं इसको जल्दी जल्दी। अब सिर्फ रीड करना है, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है, फोकस नहीं हटाइएगा। इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल सीडलिंग, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ब्लू। इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल सीडलिंग ऑक्सीजन इज एक्यूमुलेटेड ऑन द लोअर यानी डार्कर साइड देन टू इट्स अपर साइड यानी इल्यूमिनेटेड। ये डार्कर साइड है, ये वाला, ये नीचे वाला दिखाया था ना आपको, ये वाला हिस्सा, ये वाला डार्कर साइड है, नीचे वाला हिस्सा डार्कर और ऊपर वाला हिस्सा लाइटर यानी इल्यूमिनेटेड। ठीक है, अपर साइड। दिस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन काउज अनइक्वल ग्रोथ। हाँ, अनइक्वल ग्रोथ हो रहा है, दस प्रोड्यूसिंग कर्वेचर, जिसके वजह से कर्वेचर एक ऊपर की तरफ मुड़ जाता है और एक नीचे की तरफ मुड़ जाता है। दस प्रोड्यूसिंग कर्वेचर प्लांट्स रूट्स ग्रो वेल एट लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो अच्छा ग्रो करते हैं लोअर कंसंट्रेशन जब होता है ऑक्सीजन का, वेयर एज स्टेम ग्रोज वेल एट हायर कंसंट्रेशन, और जो स्टेम होते हैं वो अच्छा ग्रो करते हैं हायर कंसंट्रेशन पे। ठीक है, 10। अब आइए, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन काउज हायर ग्रोथ इन स्टेम, ये अभी पहले पीछे बताया था। Higher concentration of oxygen cause higher growth in stem, whereas in root high concentration of oxygen retard growth. Thus upper part of radicle grows faster, upper part जो है वो faster growth करता है than the lower part, stem के लिए बात हो रहा है। Hence the root bends downward to the soil, result into positive geotropism। इसके वजह से क्या होता है, वो ग्रेविटी को स्टिमुलाई मानकर, क्योंकि ग्रेविटी तो इन्फ्लुएंस के ना, बिना ग्रेविटी की वजह से कर्वेचर बनता ही नहीं है ना, ऐसा तो नहीं होता ऑक्सीजन नीचे ज़्यादा हो जाता ऊपर कम हो जाता, तो ग्रेविटी की वजह से, यानी ग्रेविटी यहाँ पर स्टिमुलस की तरह काम किया और जिसकी वजह से पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म हो पाया। रूट क्या किया, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म किया और शूट नेगेटिव जियोट्रोपिज्म किया। डिटेल पे समझ में आया होगा। नेक्स्ट 5th नंबर के बारे में बात करते हैं, फ्रूट ग्रोथ। सर फ्रूट ग्रोथ के बारे में पढ़ लेते हैं, जल्दी पढ़ते हैं, एकदम फोकस रखना है, फोकस नहीं हटाना है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अच्छा ये जो 5th वाला है ये आपको बेसिकली ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब आप पॉलिनेशन वाला चैप्टर पढ़ लेंगे। तो जिन बच्चों ने पॉलिनेशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है या फिर वो क्लास 9 भी नहीं पढ़े, यानी इनको बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो वो घबराए नहीं, जब वो चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको ये ईजिली समझ पे आ जाएगा। अभी आप बस थोड़ा सुन लीजिए, और जिनको आता है थोड़ा बहुत भी
जो कि लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं वो बस समझिए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ड्यू टू केमिकल चेंज, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलना शुरू करते हैं, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ड्यू टू केमिकल चेंज होता है जिसकी वजह से ओव्यूल जो होता है वो डेवलप हो जाता है सीड पे, है ना, और ओवरी जो होता है वो फ्रूट पे कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया तो केमिकल चेंज की वजह से जो ओव्यूल होगा वो सीड पे कन्वर्ट हो जाएगा और जो ओवरी होगा वो फ्रूट पे कन्वर्ट हो जाएगा। बस सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड नहीं बनेगा। हाँ नहीं बनेगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड नहीं बनेगा और फ्रूट भी नहीं बनेगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट, सर सीडलेस फ्रूट, हाँ एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम सीडलेस फ्रूट बना पाए विदाउट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। सर फर्टिलाइजेशन भी नहीं करवा रहे, है ना, फर्टिलाइजेशन भी नहीं करवा रहे तभी फ्रूट बन जा रहा है। ये क्या हुआ सर, ऊपर तो अभी आप बताएं कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तभी केमिकल चेंज की वजह से ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होता है और जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सीडलेस फ्रूट बना सकते हैं, यानी कि जिसके अंदर सीड नहीं हो, ठीक है, विदाउट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन के हम लोग फ्रूट बना रहे हैं, हाँ, इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पार्थिनोकार्पी। अब ये होता कैसे है, Nowadays, it is possible to stimulate fruit development flowers without pollination simply by application of auxin। आज के दौर पे ये बहुत आसान है कि हम सीडलेस फ्रूट बना पाए सिंपली फ्लावर्स के ऊपर ऑक्सिन को स्प्रे करके। देखिए वही लिखा है, Nowadays, it is possible to stimulate fruit development, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, फ्रूट डेवलपमेंट फ्लावर्स विदाउट पॉलिनेशन सिंपली बाय एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन टू द फ्लावर। सिंपली अगर हम फ्लावर के ऊपर ऑक्सिन स्प्रे कर देंगे तो वो क्या होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीडलेस फ्रूट बन जाएगा। सीड कब बनेगा सर, जब फर्टिलाइजेशन होगा। सर यहाँ तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, है ना, तो इसलिए सीड भी नहीं बनता है और झूठ-मूठी का फ्रूट भी बन जाता है ना, ऑक्सिन को स्प्रे करने की वजह से। इसी के लिए इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थिनोकार्पी। और ये किसके हेल्प से कर पाते हैं, ऑक्सिन के हेल्प से कर पाते हैं। ड्यू टू दिस इफेक्ट सीडलेस फ्रूट्स आर प्रोड्यूस, इसी वजह से जो होता है वो सीडलेस फ्रूट्स बन पाते हैं। जैसे कि हो गया बनाना हो गया, पपाया हो गया, ग्रेप्स हो गया। ऐसा नहीं होता सर ग्रेप्स में सीड्स होता है, सर पपाया में भी सीड होता है। तो मतलब जिसके अंदर सीड है वो नेचुरल है, जिनके अंदर सीड नहीं है उनको पार्थिनोकार्पी से बनाया गया। टोमेटो एटसेट्रा, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए इसके, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। आगे क्या है, सिक्स्थ एंड लास्ट मेरे ख्याल से ये ऑक्सिन का रोल होगा। अब आते हैं हम लोग, जो बच्चे लास्ट चैप्टर को पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा ट्रॉपिक मूवमेंट किसे कहते हैं, है ना। तो बेसिकली अगर आप नहीं पढ़े तो थोड़ा सा दिक्कत होगा ना, तो पीछे पढ़ लीजिए जाकर, चैनल पे अपलोड है वीडियो। ट्रॉपिज्म इज अ मूवमेंट इन द प्लांट, यहाँ पर बेसिक में लिख दिया है, हम बता देते हैं आपको। ट्रॉपिज्म इज अ मूवमेंट इन प्लांट वेयर द डायरेक्शन ऑफ रूट एंड शूट ग्रोथ अल्टर्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। ट्रॉपिक मूवमेंट में बेसिकली क्या होता है, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ट्रॉपिक मूवमेंट में बेसिकली क्या होता है, प्लांट पूरा मूव नहीं करता है, वो तो एक्टिव मूवमेंट होता है, याद आया। प्लांट का पार्ट मूव करता है स्टिमुलाई की डायरेक्शन पे। अगर स्टिमुलाई ऊपर है, सॉरी स्टिमुलस ऊपर है तो वो ऊपर जाएगा, प्लांट का मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा। स्टिमुलस नीचे है तो प्लांट का मूवमेंट नीचे की तरफ होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, यहाँ तक तो यही लिखा है। द ट्रॉपिक मूवमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑक्सिन हार्मोन। और जो ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है ना, यानी कि जो चेस कर रहा है, जो प्लांट है वो जो चेस कर रहा है अपने स्टिमुलाई को, ऊपर स्टिमुलाई तो ऊपर जा रहा है, नीचे स्टिमुलाई तो नीचे आ रहा है, तो ये कैसे हो पा रहा है सर? क्या मूवमेंट विदाउट ग्रोथ का हो पाता है? नहीं, प्लांट को अगर जब मूवमेंट करना है तो उसे ग्रोथ करना पड़ेगा। और ग्रोथ कौन करवाता है सर? ग्रोथ तो ऑक्सिन करवाता है। तो वही तो लिखा, ऑक्सिन इज सिंथेसाइज्ड इन द ग्रेटर क्वांटिटी। अच्छा यहाँ से पता है, द ट्रॉपिक मूवमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑक्सिन हार्मोन। जो ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है वो इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑक्सिन हार्मोन। इसको इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? ऑक्सिन हार्मोन कर रहा है, क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन ही ग्रोथ ना करवाता है। और विदाउट ग्रोथ क्या मूवमेंट कर पाएगा स्टिमुलस की तरफ? नहीं सर, नहीं कर पाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑक्सिन इज सिंथेसाइज्ड इन ग्रेटर क्वांटिटी टुवर्ड शेडी पार्ट। इसे याद रखना है, जो पार्ट शेड होगा, जहां पर परछाई होगा, वहां पर ऑक्सिन ज्यादा बनता है एज कंपेयर टू इल्यूमिनेटेड पार्ट, ठीक है। ऑफ प्लांट दैट ब्राइटर इल्यूमिनेटेड पार्ट। यहाँ पर लिखा ऑक्सिन इज, एक बार इरेज कर लेते हैं यहाँ पर अगर पढ़ने में आराम हो, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। ऑक्सिन इज सिंथेसाइज इन ग्रेटर क्वांटिटी टुवर्ड शेडी पार्ट ऑफ प्लांट दैट ब्राइट इल्यूमिनेटेड पार्ट इन स्टेम। हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन एक्सेलरेट ग्रोथ रेट। जितना ज्यादा ऑक्सिन होगा, शूट के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि रूट पे पता आपको पढ़ चुके हैं हम लोग, रूट पे अगर ऑक्सिन ज्यादा होगा तो ग्रोथ कम हो जाएगा। कहाँ गया? In stem, higher concentration of auxin accelerate growth rate, यानी कि growth rate बढ़ जाएगा, यानी growth ज़्यादा होगा। So stem is positively phototropic। इसी वजह से जो stem होता है वो positively phototropic कर पाता है, यानी कि वो अपने stimulus की तरफ जा पाता है। अगर चाहिए ऑक्सिन होएगा नहीं, यानी ग्रोथ हो ही नहीं पाएगा, तो क्या वो स्टिमुलस की तरफ जा पाएगा? नहीं जा पाएगा सर, बिल्कुल नहीं जा पाएगा। इसी वजह से यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ऑक्सिन ट्रॉपिक मूवमेंट के लिए
मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। लास्ट लाइन में फिर लिख दिया वो, सो स्टेम इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर आ गया होगा। कि कुछ भी दिक्कत हुआ आपको या फिर लगा कि यहाँ पर कुछ मुझे समझ नहीं आया, फिर मेरे दिमाग से कुछ स्किप हो गया, यानी कि आपको कुछ समझ नहीं आया कुछ ऐसा टाइम पे, तो आप उस टाइम को लिखें कमेंट पर, मुझे बताएं कि सर यहाँ पर ये चीज़ मुझे समझने में दिक्कत हुआ, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं रिप्लाई कर दूँ और उसे समझा दूँ। मेरे ख्याल से तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और मैं ब्लैंक पीपीटी लेकर आया था समझाने के लिए, जो कि यूज़ नहीं करना पड़ा मुझे, क्योंकि मैंने जूम करके समझा दिया ना। और ये स्लाइड नहीं हो रहा है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि आपके सिलेक्शंस आने वाले हैं। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा जो मैं कंटिन्यूसली लेक्चर अपलोड कर पाऊँ, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं कंटिन्यूस लेक्चर अपलोड करूँ। तो थैंक यू वेरी मच, तब तक अच्छे से पढ़ते रहे, गुड बाय।